कि आर्टिकल 2 और 3 से होने वाले चेंजेस को संविधान संशोधन माना जाता है या नहीं माना जाता है। सिक्किम के लिए 35th और 36th अमेंडमेंट क्यों किए गए। कहीं आर्टिकल 4 को हम अक्सर या तो समझ नहीं पाते या फिर गलत समझ लेते हैं। इनकी पत्नी होप कुक अमेरिकी थी और ये माना जाता है कि वो सीआईए की एजेंट थी। भारत ने इसको एक अपने खतरे के रूप में देखा और इसी बीच भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, जो अपने लिबरल फादर के विपरीत एक आयरन लेडी की छवि रखती थी। नमस्कार, यूपी पीसेस पार्टनर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली पार्टनर्स फैमिली के एक मेंबर स्नेह जी के एक डाउट के लिए बनाया है मैंने। उनका प्रश्न था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 से जो भी चेंजेस होंगे उन्हें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, तो फिर सिक्किम को जब भारत में शामिल किया तो उसके लिए 35th और 36th अमेंडमेंट क्यों किए गए। तो अभी इस क्वेश्चन के, इस डाउट के दो पार्ट हैं और मैं दोनों के अलग अलग आपको आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस बात को क्लियर कर सकूं। पहला पार्ट है डाउट का कि आर्टिकल 2 और 3 से होने वाले चेंजेस को संविधान संशोधन माना जाता है या नहीं माना जाता है, और दूसरा है कि सिक्किम के लिए 35th और 36th अमेंडमेंट क्यों किए गए। तो पहले बात करते हैं कि क्या आर्टिकल 2 और 3 से होने वाले चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो जवाब ये है कि आर्टिकल 2 और 3 से होने वाले चेंजेस पूरी तरीके से 100%, 100% संविधान संशोधन है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो आप गलत कह रहे हैं, आर्टिकल 4 के विरोध में जा रहे हैं। तो मैं गलत नहीं कह रहा और इसीलिए मैं हमेशा कंसेप्ट को क्लियर रखने पर जोर डालता हूँ। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। अगर हम संविधान के संशोधन के प्रोसेस को देखें, अमेंडमेंट के प्रोसेस को देखें, तो हम ये पाएंगे कि ये अमेंडमेंट दो प्रकार से होता है। पहला वो जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 368 में बताए गए प्रोसेस के हिसाब से होता है, और दूसरा वो जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होता। अब जब आर्टिकल 2 या 3 के अंतर्गत कोई नई स्टेट इंडिया में शामिल की जाती है या बनाई जाती है, तो हमेशा शेड्यूल 1 और 4 में बदलाव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं शेड्यूल 1 में भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं। तो अब अगर हमने कोई नई स्टेट बनाई है तो उस नई स्टेट का नाम भी तो शेड्यूल 1 में डालना पड़ेगा ना। और वहीं उस स्टेट को राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है वो भी देना होगा। तो ऐसे में जो शेड्यूल 4 किससे रिलेटेड है? शेड्यूल 4 बताता है कि स्टेट का राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितनी सीटें हैं। तो अब इस नए स्टेट का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन भी होगा और इस रिप्रेजेंटेशन को शेड्यूल 4 में भी दिखाना होगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये दोनों शेड्यूल हमारे संविधान का भाग है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इनमें हुए बदलाव को संविधान में हुआ बदलाव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और इसी बदलाव या चेंज को ही कानूनी भाषा में अमेंडमेंट या संशोधन कहा जाता है। अब एक चीज और समझिए, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था कि संविधान संशोधन मुख्यतः दो तरह से होता है। पहला आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो थोड़ा रिजिड है, क्योंकि इसमें संसद का विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में चेंज करना है तो ये तरीका अपनाया जाता है। वहीं अगर वो चेंज ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय स्वरूप को बदल देता है, तो ऐसे में स्पेशल मेजोरिटी के अलावा कम से कम आधे राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण भी चाहिए होता है, जो कि बहुत कठिन होता है। यानी कि ये जो अमेंडमेंट का मेथड है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स और फेडरल स्ट्रक्चर जैसे सेंसिटिव मैटर से संबंधित है। लेकिन संविधान में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो इतनी सेंसिटिव नहीं है, जैसे किसी स्टेट का नाम बदलना, किसी राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट करना या उसे खत्म करना, सांसदों के वेतन वगैरह में बदलाव करना। तो इन सब चेंजेस के लिए आर्टिकल 368 के कठिन प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि ये छोटी मोटी लीस्ट सेंसिटिव बातों के लिए आर्टिकल 368 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इन्हें करने में आसानी हो, इसके लिए कहा गया कि इन्हें केवल संसद के साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी से ही बदला जा सकेगा। अब है तो ये भी अमेंडमेंट ही, लेकिन ये आर्टिकल 368 के बाहर है। अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 को हम अक्सर या तो समझ नहीं पाते या फिर गलत समझ लेते हैं। आर्टिकल 4 ये नहीं कहता कि आर्टिकल 2 और 3 से होने वाले बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो ये कहता है कि इन्हें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाए।
मतलब कि किसी राज्य को शामिल करने, नए राज्य को बनाने, उसकी सीमा या उसके नाम वगैरह को बदलने के लिए आर्टिकल 368 के कठिन प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसद के साधारण बहुमत से भी काम चल जाता है। हाँ, इसके अलावा कुछ और कंडीशन जैसे राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल एक्सेट्रा का प्रोविजन भी रखा गया है। तो सवाल के पहले भाग का जवाब है कि ये चेंजेस भी संविधान संशोधन है, लेकिन आर्टिकल 368 इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो स्नेह जी का जो पहला पार्ट है कि आर्टिकल 4 कहता है कि ये संविधान संशोधन नहीं है, तो वो थोड़ा सा गलत है, संविधान संशोधन तो है। अब दूसरे भाग की बात करते हैं कि सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए 35th और 36th अमेंडमेंट क्यों करने पड़े। अच्छा, तो ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सिक्किम भी भूटान और नेपाल की तरह एक संप्रभु सॉवरेन मोनार्की यानी कि राजशाही थी, और बहुत पहले यहाँ किरात ट्राइब के लोग रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे लेपचा, लिम्बू और भूटिया ट्राइब्स का डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ा, और ये ट्राइब्स अलग अलग इलाकों में, गांवों में अपना रूल करने लगे। इसके बाद 1642 में फुंट सॉन्ग नामग्याल सिक्किम किंगडम के राजा बने। राजा को सिक्किम में चोग्याल कहा जाता है। तो पूरे सिक्किम का एक राजा था या चोग्याल था, जो नामग्याल डायनेस्टी से था। अब सिक्किम के बगल में नेपाल है, और यहाँ पर गोरखा डायनेस्टी का राज्य था। और ये गोरखा डायनेस्टी के लोग बार बार सिक्किम में इन्वेट करते थे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। इसी बीच भारत में अंग्रेज आ चुके थे, और वो तिब्बत के साथ ट्रेड रूट एस्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन तिब्बत और भारत के बीच में नेपाल पड़ता था, और उसका जो गोरखा राजवंश था वो अंग्रेजों को ये काम नहीं करने दे रहा था। तो अब सिक्किम और अंग्रेजों का एक कॉमन दुश्मन हो गया, गोरखा राजवंश यानी नेपाल। इससे सिक्किम अंग्रेजों के सपोर्ट में आ जाता है। अब जब सिक्किम अंग्रेजों के पक्ष में आ गया तो नेपाल बहुत नाराज हुआ, और उसने सिक्किम पर हमला कर दिया और सिक्किम के बहुत सारे एरियाज पर कब्जा कर लिया। ऐसा होने पर सिक्किम के जो दोस्त थे अंग्रेज ब्रिटिशर्स, वो आगे आते हैं और उन्होंने नेपाल पर हमला कर दिया, और उनके बीच में एक युद्ध होता है जिसको हम इतिहास में एंग्लो नेपाल वार या आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस वार में नेपाल की हार होती है, और अंग्रेज नेपाल से सुगौली की संधि करते हैं और सिक्किम के साथ तितालिया की संधि करते हैं। और नेपाल जिन भी इलाकों पर सिक्किम के कब्जा करके बैठा था, वो सभी इलाके वो अब नेपाल से सिक्किम को वापस करवा देते हैं। अब बीच में और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनसे ब्रिटिश और सिक्किम के संबंधों में खटास भी आती है, वापस में फिर से दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो सब हमारे मतलब का नहीं है। खैर, ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को अपने संरक्षक में एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में रखा। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब होता है वह जिसे हम संरक्षण देते हैं, ऐसा कोई स्टेट या राज्य, और उसे इंडिपेंडेंस की गारंटी थी। इसी बीच ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे नेपालियों को लाकर सिक्किम में बसाना शुरू कर दिया, जिससे सिक्किम की पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। वहां के जो मूल निवासी थे लेपचा, लिम्बू और भूटिया ट्राइब्स के लोग, उनकी आबादी घटकर केवल 25% रह गई, और नेपालियों की जो आबादी वो 75% तक पहुंच गई। हालांकि नेपाली बस मजदूर के लेवल में ही थे। इसी बीच जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम भी आजाद हो गया, और उस समय यहाँ का चोग्याल जो था यानी कि जो राजा था वो ताशी नामग्याल थे। अब जब बाकी रियासतों को भारत में शामिल किया जाने लगा तो सिक्किम को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि एक तो यह अलग था, और दूसरे जब यहाँ के लोगों के बीच भारत में शामिल होने के लिए मत मांगा गया तो वो असफल हो गया। इसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक संधि के अंतर्गत सिक्किम को अंग्रेजों की तरह प्रोटेक्टोरेट स्टेटस दे दिया, और एक तय हुआ कि भारत सिक्किम की डिफेंस, डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके इंटरनल मैटर्स में, आंतरिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देगा। 1963 में ताशी नामग्याल की कैंसर से मौत हो जाती है, और उसका बेटा पाल्डेन थोंडुक नामग्याल सिक्किम के अंतिम चोग्याल बनते हैं। इनकी पत्नी होप कुक अमेरिकी थी, और ये माना जाता है कि वो सीआईए की एजेंट थी। इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। खैर, भारत की डेमोक्रेसी और प्रोग्रेस को देखकर सिक्किम के अंदर वहां की राजशाही मोनार्की के विरुद्ध असंतोष फैलने लगा, जबकि होप को और जो चोग्याल राजा था वो दुनिया भर से सिक्किम में भारत के प्रोटेक्टोरेट स्टेटस के खिलाफ और पूरी ऑटोनॉमी मांगते हुए कैंपेन करने लगे। भारत ने इसको अपने खतरे के रूप में देखा, और इसी बीच भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, जो अपने लिबरल फादर के विपरीत एक आयरन लेडी की छवि रखती थी। भारत की जो एजेंसीज थी वो सिक्किम स्टेट कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। सिक्किम की जनता में भी चोग्याल के लिए नाराजगी थी। भारतीय सपोर्ट से काजी लेंडुप दोरजी की सिक्किम स्टेट कांग्रेस ने चुनाव में 32 में से 31 सीटें जीत ली, और 1974 में नया संविधान बनाकर राजा यानी कि चोग्याल की शक्तियों को सीमित कर दिया।
इसी के साथ भारत ने सिक्किम के दर्जे को प्रोटेक्टोरेट स्टेट से बदलकर भारत की एसोसिएट स्टेट कर दिया और उसे लोकसभा और राज्यसभा में एक एक सीट दे दी। लेकिन भारत के संविधान में केवल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ही प्रोविजन थे, उसमें कहीं भी एसोसिएट स्टेट जैसी किसी भी चीज का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो अब 35th अमेंडमेंट किया गया और संविधान में एक नया आर्टिकल 2A जोड़ा गया जो एसोसिएट स्टेट से संबंधित था। इसके साथ ही एक नया शेड्यूल 10 भी जोड़ा गया जिसमें सिक्किम के साथ इस एसोसिएशन की टर्म्स एंड कंडीशन थी और ये अमेंडमेंट 1 मार्च 1975 को लागू होता है। इसके बाद 9 अप्रैल 1975 को सिक्किम की संसद ने राजशाही की समाप्ति की घोषणा कर दी और एक जनमत संग्रह करवाया जिसमें 97.5% लोगों यानी कि 59,637 लोगों ने भारत में पूरी तरीके से जुड़ने के पक्ष में मतदान किया और केवल 1496 यानी कि 1496 लोगों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस परिणाम के बाद सिक्किम की संसद ने काजी लेंडुप दोलजी के नेतृत्व में भारत का एक पूर्ण राज्य बनने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद भारत ने सिक्किम को मई 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन अब आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल की कोई जरूरत नहीं रह गई, तो अब 36th अमेंडमेंट लाया गया जिसके द्वारा आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया और एक नया आर्टिकल 371F शामिल किया गया। इस संशोधन ने आर्टिकल 371F के द्वारा एक विशेष दर्जा देते हुए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया। एक बात और, अब 10th शेड्यूल के डिलीट होने से कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने बचते हैं? 9 शेड्यूल बचते हैं। लेकिन इसके लगभग 10 सालों के बाद 1985 में 52nd अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का और इससे ये 10th शेड्यूल फिर से संविधान में वापस लाया जाता है। लेकिन इस बार ये 10th शेड्यूल दल बदल कानून यानी कि लॉ ऑफ डिफेक्शंस के प्रोविजंस को लेकर आता है। यानी कि 10th शेड्यूल पहली बार जब आया तो वो सिक्किम के कंटेक्स्ट में था और अब दूसरी बार जब 1985 में आया तो वो डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर आया, दल बदल कानून से संबंधित प्रोविजंस को लेकर आया। तो ये था स्नेही जी के एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी डाउट का जवाब। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई जरूरी डाउट हो तो लिख के भेजिए कमेंट में और मैं जल्दी ही उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।